Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are again with some important topic. But before that, I just want to say thank you so much for you all. For our channel, you have shown your love and support, and I must say for us too, because इतने जल्दी इतने थोड़े time में like our channel has grown in a very speed way. So thank you so much for that, and keep supporting and subscribing to our channel. Let's begin with the discussion. Today we are going to discuss some MCQ questions from the research aptitude, and I have tried to cover the most important topics only. उनके क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया कि मैं कवर करूं जो कि important topics हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से. So our first question is bibliography given in a research report. अब जो हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं उसके लास्ट में एक होता है हमारे पास बिब्लियोग्राफी, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स का नाम लिखा गया होता है, मल्टीपल चैनल्स का नाम लिखा गया हो सकता है, या फिर इंटरनेट की साइट्स का जो यूआरएल होता है वो दिया होता है. तो उसका पर्पस क्या होता है बेसिकली. तो यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग फोर ऑप्शंस. इन फर्स्ट ऑप्शन कि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है जो कि फर्दर सेम टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर सेम प्रॉब्लम को वो डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहता है बिब्लियोग्राफी. या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि इट शोज अ वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर. ये बताना चाहता है कि रिसर्चर को कितनी ज्यादा नॉलेज है. देन थर्ड पॉइंट इज मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, कि जो रिपोर्ट हमने बनाई है रिसर्च रिपोर्ट उसे एक ऑथेंटिक बनाता है, कि कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है, ये एक ऑथेंटिक है. क्या ऐसा है? तो फोर्थ ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी हमारा हेल्प करता है उन लोगों को जो कि सेम टॉपिक पर फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से सेम टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कम्स फर्स्ट, थ्योरी और रिसर्च. कौन सा टॉपिक पहले आता है, थ्योरी या फिर रिसर्च. सो वी आर हैविंग ऑप्शंस. थ्योरी पहले आता है क्योंकि बिकॉज अदरवाइज यू आर वर्किंग इन द डार्क, क्योंकि हम एक अंधेरे में काम कर रहे हैं जब तक हम एक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करते. देन सेकेंड पॉइंट इज रिसर्च, क्योंकि बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन डेवलप अ थ्योरी. पहले हम रिसर्च करेंगे उसके बाद थ्योरी बनाएंगे, क्या कुछ ऐसा है. थर्ड ऑप्शन है इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि थ्योरी पहले आती है या फिर रिसर्च पहले आता है. ये हमारे टॉपिक पे, हमारी थिंकिंग पे, हमारी एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू. So next question is, we review the relevant literature to know. हम एक रेलिवेंट लिटरेचर को क्यों रिव्यू करते हैं, व्हाट इज द पर्पस. तो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं. व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक, क्या जो भी हम जितनी भी चीज हम उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से जानते हैं क्या उस लिए. नेक्स्ट बी ऑप्शन है व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक. टॉपिक के लिए क्या क्या थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स लगाए गए हैं ये जानने के लिए. या फिर थर्ड है कि इस टॉपिक को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए मेन जो हाथ था, मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से थे, कौन से फैक्टर्स थे, इसलिए. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. एक लिटरेचर को रिव्यू करने का पर्पस होता है सब कुछ जानना उसके रिलेटेड, उस टॉपिक को पहले क्या क्या रिसर्च किया गया है, या फिर उससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट एंड थ्योरीज थे, क्या कंसेप्ट एंड थ्योरीज थे. नेक्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे उस टॉपिक को बनाने के लिए. तो ये सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे रेलिवेंट हैं बिल्कुल एक लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है. इट अलोज द थ्योरी टू एमर्ज आउट ऑफ द डेटा. क्या हम डेटा से थ्योरी बनाते हैं. बी ऑप्शन इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस. जो पहले से जानकारी दी गई होती है, क्या हम उस पर कोई टेस्ट लगा करके कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सी ऑप्शन allows for finding to feedback into stock of knowledge. हम कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजों के नॉलेज बेस से.
नेक्स्ट इज यूजेस क्वालिटेटिव मेथड्स वेन एवर पॉसिबल, या फिर हम जितना भी क्वालिटेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसा डेटा है हमारे पास जहां पे हम क्वालिटेटिव मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे डिडक्टिव थ्योरी जो है वो काम आती है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड बहुत सारा डेटा होगा, एक अजम्पशन होगी जिसमें से मुझे टेस्टिंग लगा करके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन या कुछ डिड्यूस करके रिजल्ट लेकर आना हो सकता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग डिडक्टिव थ्योरी। जो इंडक्टिव होता है वो इससे ऑपोजिट काम करता है, और जो डिडक्टिव होता है ये बहुत सारा डेटा में से हमने एक लाइक कंक्लूजन या जो रिजल्ट होता है उसे फाइंड आउट करना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। अब ऑप्शंस है हमारे पास, क्वेश्चन हमारा ये कहना चाहता है कि इसमें से कौन सा जो है रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं है। तो फर्स्ट इज प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, एक रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। बी है इवेलुएटिंग अ फिनोमिना, कोई फिनोमिना जो प्रोसेस है, कोई प्रोसीजर है, उसे इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन सी इज डेवलपिंग गुड प्रैक्टिस, एक गुड प्रैक्टिस लेकर के आना चाहते हैं हम लोग। देन डी इज हाइपोथेसिस, हमारी जो अजम्पशन है किसी टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो है डी, हाइपोथेसिस। बाकी सभी जो हैं वो टाइप ही है रिसर्च क्वेश्चन के, किसी ना किसी तरह से हम लोग एक रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, कंक्लूजन लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सैम्पलिंग केसेस मीन। अब सैम्पलिंग केसेस किसे कहा जाता है? सैम्पलिंग यूजिंग सैम्पलिंग फ्रेम, जब हम सैम्पलिंग का कोई फ्रेम लगा दें क्या उसे सैम्पलिंग केस कहा जाता है। बी ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, जब हम रिसर्च करते हैं हम उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्या उसे बोलते हैं सैम्पलिंग केस। थर्ड ऑप्शन लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, जो रिसर्चर का ब्रीफ केस होता है हम उसे सैम्पलिंग केस कहते हैं। देन ऑप्शन नंबर डी सैम्पलिंग पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, क्या उसे सैम्पलिंग केस कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सैम्पलिंग केस होता है ऐसे लोग जो कि सुटेबल है रिसर्च के लिए, जो हमारा टारगेट है, जिनसे हमने आंसर जानने की कोशिश करना है, या फिर कोई न्यूज़पेपर, कोई जर्नल, कोई बुक, या फिर टेलीविजन प्रोग्राम, कोई रेडियो प्रोग्राम, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जिससे हमें रिसर्च करते हुए टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिले, तो उसे हम लोग बोल देते हैं सैम्पलिंग केस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डाइजेटिशियन आर। अब हमारे पास मेजर जो है इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं डाइजेटिशियन के लिए। अब यहाँ पे कुछ आगे पीछे करके दिया गया है, हमने बस सीक्वेंस फाइंड आउट करने करेक्ट कौन सा होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, कंक्लूड किया, देन रिकमेंडेशंस की। ठीक लग रहा है ए ऑप्शन तो। देन बी है डायरेक्ट एग्जीक्यूशन से, ये तो हो नहीं पाएगा, डायरेक्ट कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे जब हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, हमने इकट्ठा ही नहीं किया कुछ। तो नेक्स्ट सी है रिसर्च प्लान, डेटा तो नहीं लिया हमने, रिसर्च प्लान किया, रिसर्च डेटा अब कहाँ से कलेक्ट करेंगे ये हमें नहीं बताया गया, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे ए एंड डी। डी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब ये हमने अभी डिस्कस किया है कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। देन कौन कौन से रिसर्च के मेथड्स लगाएं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे डिस्कस कर कर सभी से एक कंक्लूजन तक पहुंचना। तो हमें जो सबसे बेस्ट सीक्वेंस लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। ए भी ठीक लग रहा था बट अकॉर्डिंग टू लाइक कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो डी इज द मोर परफेक्ट आंसर एंड एक्चुअली दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन टू। So option number D is the correct answer. Let's move to the next question. Which of the following is not a data collection method?
अब हमने रिसर्च करते वक्त सबसे पहले जो करना क्या होता है, हमने डेटा को कलेक्ट करना होता है जिस पर हमने रिसर्च परफॉर्म करनी होती है। तो इनमें से कौन सा जो है वो रिसर्च के डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है? रिसर्च के क्वेश्चंस, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूड, मतलब किसी को भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है, ये बाद में हम लोग उस डेटा को इवेल्युएट करने के लिए जरूर यूज कर सकते हैं, बट डेटा को कलेक्ट करने के लिए नहीं। तो रिमेनिंग ऑल आर द मेथड्स फॉर डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज द रिसर्च एंटागोनिस्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता क्या है? ई से ई हमने याद रखना है। ई एक्स पोस्ट मतलब ये हमारा डायरेक्टली रेफर करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। जब हम किसी चीज से रिलेटेड बार बार रिसर्च करते हैं, उसी पे एक्सपेरिमेंट बना करके देखेंगे, जो हमारा रिजल्ट वेरी करेगा या फिर परफेक्ट जो फाइनल आंसर आएगा, तो वो हमारा परफेक्ट रिसर्च कहलाएगा एट द एंड। सो हमने ई से ई याद रखना है। जब मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात आती है तो इट इज डायरेक्टली concerned with experimental studies या फिर experimental research. Next 10th question, an example of scientific knowledge is। अब scientific knowledge का example कौन सा है इसमें से? scientific knowledge क्या social word आएगा यहाँ पे? नहीं। authority of the prophet or great man, क्या किसी मतलब ग्रेट पर्सन के बारे में बात होगी? नहीं, हम तो कुछ साइंटिफिक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीजन के बारे में बात होगी? अगेन नॉट। तो साइंटिफिक नॉलेज का मतलब होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कोई लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर अलग अलग जगह पर जा करके भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो सकता है, जिसे हम लोग नेम दे देते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। जब हम अलग अलग लोकेशन पे जा करके सर्वे करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम रिसर्च कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो उसमें किस चीज की जरूरत नहीं है? कंट्रोलिंग चाहिए, बिल्कुल। वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए किसके इफेक्ट से क्या होगा। ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट मतलब चीजों को ऑब्जर्व करना, ये तो चाहिए। देन मैनिपुलेशन, उसमें चीजों को मॉडिफाई करना, पहला एक्सपेरिमेंट किया, कुछ गलत हुआ तो चीज थोड़ी सी चेंज कर दी, कुछ वेरिएबल्स चेंज कर दिए। मैनिपुलेट कर करके रिजल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, तो ये तो चाहिए। देन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन तो होगी, बार बार करके देखना पड़ेगा हमें। देन द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रेफरेंस कलेक्शन। तो इस चीज का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि रेफरेंस ले कलेक्शन का, नो। Next question is 12th question. Below are given some probable characteristics of an ineffective teacher. किसी टीचर के मतलब ऐसा टीचर जो कि इनएफेक्टिव है, उसके फीचर्स बताए गए हैं यहाँ पे। Which of them is most likely to be characterized the ineffective teacher? तो इनमें से कौन सा होगा? Emphasize upon pupil discussion. Pupil means कि जो students हैं या फिर जो learners हैं। emphasize upon students discussion in the clarification of group goals। तो बच्चे अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं तो टीचर उनकी हेल्प कर रहा है सो दैट वो टारगेट अचीव कर सके अपने डिस्कशन का, मतलब रिजल्ट अचीव कर सके। तो ये तो अच्छी ही बात बोली गई है। एम्फसाइज अपॉन स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो है टीचर टिक कर रहे, तो दिस इज अगेन मतलब अच्छी बात ही है, गुड फीचर ऑफ अ टीचर है। then C is emphasize upon the control of the immediate situation। तो ये जो पॉइंट है ये ऐसा ही पॉइंट है सी ऑप्शन की, एक इनइफेक्टिव टीचर है उसके बारे में बताया गया है कि मतलब एक इमीडिएट कोई सिचुएशन है उसकी कंट्रोलिंग के बारे में एम्फसाइज करे, वो उस पर इंपॉर्टेंस दे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
एंड दिस क्वेश्चन इज समवट लाइक ये हम टीचिंग में भी ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक रिसर्च दी गई है तो हमें बताना है कि ये किस तरह की है। द पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया, इंडिया की पर कैपिटल इनकम दी गई है 1950 से लेकर के 1990 तक की, वो 4 टाइम्स है। ये हमें एक डेटा दिया गया है, तो हमें ये बताना है कि ये किस तरह की स्टडी है। तो सेम ही चीज पे हम लोग बहुत लंबे समय तक अगर रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। सेम ही चीज पर लॉन्ग टाइम तक अगर रिसर्च करते हैं हम लोग सेम डेटा पर, तो वो होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे हम लोग रिसर्च करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है क्रॉस सेक्शनल। तो यहाँ पे तो हम लोग लंबे समय तक एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि इनकम कितनी आई है कंट्री में इतने सालों के बीच, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक तरह की रिसर्च है। तो क्वेश्चन है हमारा, 9 years old children are taller than 7 year old ones। जो 9 साल का बच्चा है वो थोड़ा सा टॉलर है 7 साल के बच्चे से, ऑब्वियसली होगा लॉजिकली। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये अलग एज का बच्चा है, ये अलग एज का बच्चा है। तो दो डिफरेंट तरह का डेटा है और एक छोटे से टाइम पर हम लोग कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का, जो कि ऑपोजिट है उसके लॉन्गिट्यूडिनल के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर। कोई भी लाइक ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई इवेंट परफॉर्म करना है हमने किसी भी चीज कर किसी भी चीज के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं, वो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की भी फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स जिन पे हमने काम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप ये जो क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे while your revision for research aptitude। we will try to cover more and more questions and मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी important questions हैं research aptitude के हम लोग सब यहाँ पे cover करें। तो please do like and subscribe to our channel and thanks for your support, and if you are having any kind of doubt you can just post your doubts in the comment section below. So stay subscribed for our channel. Thank you so much again.